अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना 6th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने पिछले लेक्चर का एक दफ़ा रिव्यू ले लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि हम डाटा फाइल की हमने थर्ड टाइप पढ़ी थी कि स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स की कितनी टाइप्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि हम लोग किस तरह से फाइल्स को अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे ऑर्गेनाइज करती हैं, उनको रखते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी, सीक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स और इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। हमने सीक्वेंशियल फाइल्स में पढ़ा था जी कि ऐसी फाइल्स जो तरतीब के साथ रखी जाती हैं, एक के बाद एक, उसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल फाइल्स। और जिस तरतीब के साथ ये रखी जाती हैं, ये उसी तरतीब के साथ बाद में रिट्राइव होती हैं। हमने पढ़ा था फॉर एग्जांपल में, जैसे यहाँ पे फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आपने सेवंथ फाइल पे जाना है तो आपको प्रीसीडिंग फाइल से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज हमने बेसिकली क्या था, इसका डिसएडवांटेज ये था कि फर्स्ट फाइल को असेस करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम इस सेवंथ फाइल को असेस करने में नहीं लगेगा, बल्कि उससे ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि जब हम फर्स्ट फाइल को असेस करेंगे तो इसको हम डायरेक्टली इस पे आ रहे हैं, लेकिन जब हम सेवंथ को असेस करने की कोशिश करेंगे तो हम पहले इसको असेस करेंगे, फिर इसको, फिर इसको और फिर सेवंथ तक पहुंचेंगे, इसलिए ये जरा स्लो होती है। उसके बाद हमने डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स पढ़ा था। ऐसी फाइल जिनमें रिकॉर्ड जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर स्टोर नहीं होते। रिकॉर्ड्स को एड्रेस दिया जाता है, फाइल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। इसकी हमने एग्जांपल ली थी कि अगर आप एक टाउन में जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर घर पे आपने जाना हो तो आपके पास एक उस घर का एड्रेस होता है। बजाय इसके कि आप टाउन में हर एक घर को जाके विजिट करें, आप डायरेक्ट उस घर पे जाते हैं, ठीक है, जहाँ का आपको एड्रेस दिया जाता है। इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस। ठीक है, हमने उसके बाद इसकी एग्जांपल देखी थी, ये सीक्वेंशियल असेस की हमने देखी थी एग्जांपल कि आपने अगर इस रिकॉर्ड तक आना है तो आपको ये सारे गो थ्रू होना पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने रैंडम असेस की देखी थी कि रैंडमली आप यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हो, जंप करते हो आप। ठीक है, और हमने जो दूसरी एग्जांपल देखी थी वो हमने सीक्वेंशियल में देखी थी, जो आपकी टेप कैसेट रिकॉर्डर होता है। कैसेट जो आपकी होती है उसमें भी आपने अगर 9th या 10th सॉन्ग पे जाना है तो आपको प्रीवियस सॉन्ग सारे एक दफा गो थ्रू होना पड़ेंगे। उसके बाद हमने रैंडम के लिए पढ़ा था, जैसे सीडी होती है आपकी, अगर आप उसके अंदर 25th 26th सॉन्ग को प्ले करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट उस पे क्लिक करते हैं, आप ये नहीं करते कि पिछले सॉन्ग्स एक दफा ओपन करके फिर आप 25th तक पहुंचे। इसका फायदा हमें ये है रैंडम असेस का कि जितनी जल्दी, जितना टाइम हमें इधर आने में लगेगा उतना ही टाइम इधर लगेगा और उतना ही टाइम इधर आने में लगेगा। और अगर इससे ज्यादा अगले रिकॉर्ड्स होते तो उतना ही टाइम हमें यहाँ आने में लगता। ठीक है, क्यों? क्योंकि या अगर इधर आएगी तो भी डायरेक्ट आएगी, इधर आएगी तो भी डायरेक्ट हम असेस करेंगे, इधर से हम तो भी डायरेक्ट असेस करेंगे। तरीका क्या है डायरेक्ट असेस करने का? हम लोग प्रॉपर एड्रेस बता देते हैं कि डायरेक्ट इस एड्रेस पे जाना है या डायरेक्ट इस एड्रेस पे जाना है। ठीक है, उसके बाद हमने इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स पढ़ी थी, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसकी हमने एग्जांपल पढ़ी थी, जैसे ये सीक्वेंस में आपका चैप्टर है, आपने पूरा चैप्टर स्टडी नहीं करना, आप लोग एक प्रॉपर इंडेक्स बना लेते हैं जहाँ पे ये वाला टॉपिक 5th पेज पे है तो आप डायरेक्ट 5th पेज पे जाते हैं, ये वाला टॉपिक 10th पेज पे है तो आप डायरेक्ट 10th पेज पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज पढ़ेंगे अपना 6th लेक्चर, जिसमें हम डेटाबेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, डेटाबेस बेसिकली होती क्या है? A database is the collection of logically related data sets or files. Each file may contain different types of information and are used for specific purpose. The files may be organized in different ways to meet different processing and retrieval requirements of the users. ठीक है, अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। इसमें कुछ ये टर्म्स हैं। A database is the collection of logically related। अब इसमें बात आती है कि logically related files क्या होती हैं। तो जैसे अगर आप बैंक में जाते हैं, ठीक है, आप एटीएम, आपको कार्ड मिलता है, आप एक जगह से एटीएम से पैसे विड्रॉ करवाते हैं। ठीक है, आप किसी अकाउंट आपका किसी और सिटी में है, पैसे आप किसी और सिटी से विड्रॉ करवा रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज है, कोई ऐसे प्रॉपर फिजिकल वायर तो नहीं है जो एटीएम से आपके अकाउंट तक जा रही है? ये सारा लॉजिकली कनेक्टेड है। ठीक है,
एक अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे फेसबुक में आप लोग कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है, आप लोग एक दूसरे से चैट करते हैं, एक दूसरे के साथ आप शेयर करते हैं, ग्रुप्स बनते हैं आपके, तो आप लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन लॉजिकली फिजिकली आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा होता कभी कभी, तो लेकिन आप लोग क्या हैं, आप लोग लॉजिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो लॉजिकली मीन्स कि आप लोग किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ या पर्टिकुलर कनेक्ट नहीं होते कि हाँ भी आप लोग आपस में कनेक्टेड हैं, आप लोग दूसरे को देख सकते हैं, फिजिकल अपेयरेंस नहीं होती, आप लोग लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। एग्जांपल्स मैंने कौन कौन सी दी हैं, जैसे फेसबुक, उसमें आप लोग लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। फिर मैंने बैंक की आपको एग्जांपल दी है कि बैंक में जो डिफरेंट आपकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, डिफरेंट सिटीज में जो ब्रांचेस होती हैं वो भी आपस में लॉजिकली कनेक्टेड होती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक ब्रांच में जाके अपना अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करवाएं, जब आप दूसरी ब्रांच में जाएं तो वहां जब आप जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उधर भी आपका रिकॉर्ड आ जाता है कि इस बंदे ने इतने पैसे विड्रॉ करवाए हैं इस टाइम पे इस ब्रांच से। ये कैसे पता चलता है, कोई बैंक का बंदा एक सिटी से दूसरी सिटी तो नहीं जाता बताने के लिए, ये लॉजिकली कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे बैंक है, बैंक में एक काम नहीं होता, सिर्फ अकाउंट ओपनिंग काम नहीं होता, बैंक आपको लोन भी देता है, बैंक में आपके अकाउंट्स भी ओपन होते हैं, बैंक आपको कार लोन भी देता है, ठीक है। फिर बैंक में आप ज़कात भी डोनेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद बैंक में आप अपनी फीस जमा करवाते हैं। तो एक काम नहीं होता, मल्टीपल काम होते हैं, और हर काम के लिए अलग अलग फाइल्स क्रिएट की जाती हैं। अगर मैं कॉलेज की एग्जांपल लूं, तो कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका डाटा एक जगह नहीं स्टोर होता, आपका डाटा मल्टीपल जगह पे स्टोर होता है। कहाँ कहाँ पे, ये देखें, आपकी एक एडमिशन फाइल होती है जो कि अकाउंट ऑफिस के पास होती है, आपकी एक क्लास की फाइल होती है जो आपकी टीचर के पास होती है, आपकी एक रिजल्ट फाइल होती है जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास होती है, फीस सबमिशन एक फाइल होती है, ये भी अकाउंट ऑफिस के पास होगी, एक लाइब्रेरी फाइल होती है, वो भी वो लाइब्रेरियन के पास होगी, ठीक है। तो अब आपका डाटा एडमिशन ऑफिस में भी है, आपका डाटा टीचर के पास भी है, आपका डाटा रिजल्ट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास भी है, फी डिपार्टमेंट के पास भी है, और लाइब्रेरियन के पास भी है, ठीक है। यानी आपका डाटा 1 2 3 4 5 जगह पे आपका डाटा स्टोर है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि मल्टीपल फाइल्स, ठीक है, ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। हालांकि इंफॉर्मेशन आपकी ही है, लेकिन मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। कहीं आपने बुक इशू करवाई हुई है लाइब्रेरी से, वहां आपकी इंफॉर्मेशन है, कहीं आपके रिजल्ट की इंफॉर्मेशन है, कहीं आपकी फी सबमिशन की इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। जैसे फी की जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ फी के रिलेटेड आपसे सिर्फ इंटरेक्ट होंगे, अगर रिजल्ट की है तो सिर्फ रिजल्ट के बारे में आपसे उसके इंफॉर्मेशन होगी, अगर लाइब्रेरी की फाइल है तो उसकी अगर सिर्फ लाइब्रेरी के जो आपने बुक्स वगैरह ली हैं इशू करवाई उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की हैं, स्टूडेंट की डेटाबेस है, लेकिन डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, डिफरेंट फाइल्स हैं, लाइब्रेरी फाइल, एडमिशन फाइल, फी फाइल, रिजल्ट फाइल, ऐसे। The files may be organized in different ways to meet different processing and retrieval requirements of the users, ठीक है। अब हमने इन तमाम फाइल्स को हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और आपस में लिंक करना है ताकि हम लोग कोई भी डाटा हमें चाहिए तो हम इजीली रिट्रीव कर सकें, ठीक है। ये है डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस का हम लोग सपोज हम डेटाबेस अगर चाह रहे हैं तो हम इस तरह की डेटाबेस चाहेंगे कि एक कॉलेज की डेटाबेस हो जिसमें सॉरी एक कॉलेज की डेटाबेस हो जिसके अंदर ये तमाम फाइल्स जो हैं ये आपस में इस तरह से रिलेट हो कि हमें इंफॉर्मेशन इजीली रिट्रीव कर सके हम लोग, ठीक है। और ये कैसे आपस में कनेक्टेड होंगी, हमने डेटाबेस के एग्जांपल में पढ़ा था, लॉजिकली रिलेटेड, ये आपस में लॉजिकली रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। यानी डेटाबेस ये होती है कि इन तमाम फाइल्स को हम आपस में लॉजिकली रिलेट कर दें ताकि हमारे लिए इंफॉर्मेशन को असेस करना इजी हो, ठीक है। अब मकसद ये है कि डेटाबेस बनानी क्यों जरूरी थी, ठीक है,
क्या ऐसे इश्यूज थे हमें, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि हम डेटाबेस की तरफ आ गए। ठीक है, तो हमने अब उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं कि क्या इश्यूज थी, क्या वजूहात थी कि हम लोग डेटाबेस की तरफ मूव कर रहे हैं। हमें इन तमाम फाइल्स को, इनको हमें आपस में कनेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। क्या ऐसी चीजें थी। अब बैंक है, बैंक का डेटाबेस क्यों आपस में लॉजिकली कनेक्टेड हुआ है, उससे पहले क्या होता था, और जो जिस तरह से रिकॉर्ड सेव किए जाते थे, जाहिर है पहले भी रिकॉर्ड सेव किए जाते थे, पहले भी डाटा सेव किया जाता था डेटाबेस से, लेकिन वो किस तरह से किया जाता था। वो सिंपल, जैसे अगर मैं वर्ड पे कोई भी फाइल बना लूं, कोई टेबल बना के उसके अंदर डाटा एंटर कर दूं, मैं नोट पैड पे कोई भी टेबल बना के उसके अंदर डाटा एंटर कर दूं, किसी भी तरीके से इस तरह, यानी आपस में कनेक्टेड नहीं थे। ऐसे ही अपने कंप्यूटर में डाटा कंप्यूटर में ही स्टोर हो रहा था, लेकिन अपना अपना, किसी ने वर्ड पे बनाया हुआ है, किसी ने एक्सेल पे बनाया हुआ है, किसी ने नोट पैड पे बनाया हुआ है। लोगों ने खुद डिफरेंट, कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं था। डेटाबेस के आने के बाद हमने उनको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर दिया, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए कि इसके अंदर डाटा अपना स्टोर करवाएं सब लोग। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। पहले हम फैसिलिटीज देख लेते हैं कि डेटाबेस में हम लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं जब हम डेटाबेस बनाते हैं। हम लोगों की न्यू फाइल्स ऐड करना हमारे लिए आसान हो जाता है, न्यू फाइल्स ऐड करना, इंसर्ट करना आसान हो जाता है, रिट्रीव करना डाटा, हमारे पास जो फाइल्स पड़ी हुई उनमें से डाटा रिट्रीव करना आसान हो जाता है हमारे लिए। उसको अपडेट करना मीन्स कि आपका एड्रेस चेंज हुआ तो हम इजीली अपडेट कर सकते हैं। डिलीट करना हमारे लिए आसान हो गया है। रिमूव, जो हमारी पहली फाइल्स हैं, सपोज आप लोग कॉलेज छोड़ के जा चुके हो तो आपकी फाइल को हम डिलीट करेंगे ताकि जो नए स्टूडेंट्स आए हैं तो उनकी फाइल हम लोग एंटर कर सकें। तो ये हम जब आगे पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो ये की चीज हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, कि ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच, पुराने डेटाबेस, पुराना यानी डेटाबेस से पहले जो फाइल स्टोर की जाती थी किसी भी तरीके से, कोई वर्ड पे सेव कर लेता था टेबल बना के, कोई एक्सेल पे बना लेता था, कोई पावर पॉइंट पे बना लेता था, कोई उस पे नोट पैड पे बना लेता था, तो उनमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, अब हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम थी डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, डाटा रिडंडेंसी होती क्या है? When the same data is duplicated in several files, that is called data redundancy. ठीक है, जब एक ही डाटा मल्टीपल फाइल्स में, दो तीन फाइल्स में स्टोर हो, यानी डुप्लीकेशन हो जाए, आपका डाटा एक जगह भी पड़ा हुआ है, दूसरी जगह भी पड़ा हुआ है, तो इसे बोलते हैं रिडंडेंसी। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे ना दो टेबल बनाए, जैसे सपोज पिछले डेटाबेस से पहले ऐसे किसी ने रिकॉर्ड सेव किया हुआ। अब ये आपकी टीचर की एक रिकॉर्ड है, टीचर ने आपका रिकॉर्ड सेव किया, सपोज दो स्टूडेंट्स का मैंने भी डाटा एंटर किया था, और ये लाइब्रेरियन के पास आपकी फाइल पड़ी हुई। ठीक है, ये लाइब्रेरियन की फाइल और ये स्टूडेंट फाइल, यानी आपकी टीचर की फाइल है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी, इसमें रोल नंबर, नेम, फोन नंबर, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, जो टीचर से रिलेटेड है। ठीक है, ये वो चीजें हैं। लाइब्रेरियन के पास भी होगा रोल नंबर, नेम, फोन नंबर, बुक इशू, रिटर्न डेट और फाइन कितना हुआ। यहाँ पे मैं ये चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, फाइन कितना हुआ। ओके, अब एक मिनट, अब हम ना इसको थोड़ा सा, एक मिनट, सी लैंग्वेज की बुक्स सपोज इशू की है। ओके, अच्छा, अब रिडंडेंसी हमें डिस्कस करनी है। जैसे ये टीचर के पास फाइल है आपकी और ये लाइब्रेरियन के पास फाइल है। टीचर के पास भी रोल नंबर, नेम, फोन नंबर, ये तीन जो फील्ड्स हैं ये टीचर के पास भी हैं, और यही तीनों फील्ड्स लाइब्रेरियन के पास भी हैं। ठीक है, आगे की डिफरेंट है टीचर, क्योंकि टीचर से रिलेटेड मार्क्स होते हैं, परसेंटेज, ग्रेड, टीचर का कोई लेना देना नहीं, आपने कौन सी बुक इशू करवाई है, रिटर्न डेट क्या, आपका फाइन कितना है, ये सारा रिकॉर्ड लाइब्रेरियन के पास होगा और ये रिकॉर्ड टीचर के पास। ठीक है, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी हैं, कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो दोनों के पास है। और अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन का सिस्टम एक फाइल बनाते हैं, उनके पास भी होगा। अकाउंट ऑफिस फी सबमिशन की बनाते हैं तो उनके पास भी रोल नंबर, नेम, फोन नंबर होगा। ठीक है, अब
रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी क्या होती है जी कि अब रोल नंबर 104, नेम आयशा और इसका ये फोन नंबर, ये इंफॉर्मेशन टीचर के पास भी है और ये इंफॉर्मेशन लाइब्रेरियन के पास भी है। ऐसे ही ये इंफॉर्मेशन आगे फी सबमिशन के पास अकाउंट ऑफिस में भी होगी, ये एडमिशन ऑफिस में भी होगी। यानी एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मल्टीपल जगह पे मल्टीपल फाइल्स में अलग अलग स्टोर है। ठीक है, टीचर के पास भी पड़ी हुई है, लाइब्रेरियन के पास भी पड़ी हुई है, आगे अकाउंट्स में भी पड़ी हुई है और एडमिशन ऑफिस में भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो 3 से 4 जगह एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई, इसे बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी। यानी एक ही डाटा मल्टीपल जगह पे सेम डाटा स्टोर होना। ये देखो 104 आयशा, ये इसका नंबर, 105 हिना, ये नंबर। ठीक है, तो ये ऐसे ही एज इट इज लाइब्रेरियन के पास भी है, एज इट इज एग्जामिनेशन के पास भी, एज इट इज एडमिशन ऑफिस के पास भी है। ठीक है, ये होती है डाटा रिडंडेंसी। सेम टाइप ऑफ डाटा इज, यहाँ पे हम इसकी एक दफा डेफिनेशन पे बातें हैं। ये when same data यानी रोल नंबर, नेम और फोन नंबर इज डुप्लीकेट हो रहा हो इन सेवरल फाइल्स। हमने अभी 2 ही बनाई थी, एक टीचर के लिए फाइल बनाई थी, एक लाइब्रेरियन के लिए, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। ठीक है, अभी इसमें कोई मसला नहीं है, रिडंडेंसी में मसला कोई नहीं है, कोई इशू नहीं है कि आपका डाटा 5-6 जगह पे पड़ा हुआ है, नो इशू। लेकिन इससे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला इशू कौन सा क्रिएट होगा? ये वाला, डाटा इनकंसिस्टेंसी। अब पहले देखते हैं कंसिस्टेंसी क्या होती है। कंसिस्टेंसी मीन्स कि एक जैसा, ठीक है आपका डाटा हो, आपका डाटा बेशक 10 जगह पे पड़ा हुआ हो, लेकिन कंसिस्टेंट हो, एक जैसा हो। आपका जो रोल नंबर टीचर के पास है वही रोल नंबर एडमिशन के पास हो, वही एग्जामिनेशन के पास, वही लाइब्रेरियन के पास। आपका जो फोन नंबर टीचर के पास है वही एग्जामिनेशन, वही लाइब्रेरियन, वही एडमिशन ऑफिस वालों के पास। ठीक है, कंसिस्टेंट हो, एक जैसा हो। लेकिन इसमें इश्यूज आ जाते हैं, डाटा कंसिस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, मींस दैट टू फाइल्स मे कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम स्टूडेंट। स्टूडेंट सेम ही है लेकिन डाटा डिफरेंट हो गया। अब हम ये कैसे डिस्कस करेंगे इसको, हम एक दफा, अच्छा इधर दोबारा आते हैं। ठीक है, अब देखो रिडंडेंसी क्या थी? ये रिडंडेंसी है कि ये भी डाटा सेम है, ये भी डाटा स्टूडेंट के पास भी है, लाइब्रेरी सॉरी टीचर के पास भी है, लाइब्रेरियन के पास भी है। यहाँ मैं टीचर फाइल लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे समझना। ठीक है, अब यही डाटा टीचर के पास भी है, यही डाटा लाइब्रेरियन के पास भी है। ठीक है, ये तो हो गया रिडंडेंसी। लेकिन जब इस तरह से एक ही डाटा मल्टीपल जगह पे अलग अलग, यानी आपस में कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग स्टोर होता है, तो हो सकता है कि डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाए। सपोज एक बच्चे ने टीचर को यहाँ अपना फोन नंबर उसका चेंज हुआ था, तो उसने अपना फोन नंबर सपोज ये चेंज करवा दिया। ठीक है, सपोज ये फोन नंबर उसने ये चेंज करवा दिया फोन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर के पास तो फोन नंबर चेंज हो चुका है। ठीक है, सपोज उसने लाइब्रेरियन के पास भी करवा दिया, लेकिन एडमिशन ऑफिस नहीं करवाया, एग्जामिनेशन में नहीं करवा सका। ठीक है, तो क्या हो गया, किसी के पास ये वाला फोन नंबर और किसी के पास ये वाला फोन नंबर है, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है कि सेम बंदे की इंफॉर्मेशन, यहाँ भी आयशा रोल नंबर 4 लेकिन यहाँ पे आयशा का फोन नंबर अपडेट हो गया है, यहाँ पे पुराना चालू है। ठीक है, सेम बंदे की इंफॉर्मेशन जब 3-4 जगह स्टोर होती है, तो हो सकता है वो बंदा एक जगह पे उसे अपडेट करवा ले या 2 जगह पे अपडेट करवा ले, भूल जाए 1-2 जगह पे, तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाए। ठीक है, ये पुरानी जो हमारे डेटाबेस से पहले हम लोग स्टोरेज करवाते थे, फाइल्स स्टोर करवाते थे, उनमें ये इश्यूज आते थे। ठीक है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन का होता था, एक डिपार्टमेंट एडमिशन का होता था, एक अकाउंट्स का होता था, एक आपका क्लास जहाँ पे टीचर क्लास ले रहा है वो डिपार्टमेंट होता था। आप लोग एक जगह तो जाके इंफॉर्मेशन अपडेट करवा लेते हैं या 2 जगह करवा लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कभी कभी कि हमने एडमिशन में या एग्जामिनेशन में करवाना था। तो क्या होता है, डाटा आपका
एक ही बंदा है लेकिन उसका डाटा मल्टीपल जगह पे डिफरेंट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा जी इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। रिडंडेंसी क्या होती थी कि डुप्लीकेट हुआ है सिर्फ डाटा, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे और सेम चीज यहाँ पे, एंड सो ऑन, 2-3 डिपार्टमेंट्स में, 5-6 में सेम चीज ही चल रही है, सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन उस सेम इंफॉर्मेशन की वजह से इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। ठीक है, और आती भी है। ठीक है, तो इट मीन्स कि डाटा इनकंसिस्टेंसी कब आती है, जब डाटा रिडंडेंसी होती है, यानी जब डुप्लीकेशन होती है, 3-4 जगह डाटा डुप्लीकेट हुआ होता है, रिडंडेंट हुआ होता है, तो उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं हम। अब हम आगे पढ़ेंगे जी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, ये क्या होती है। ठीक है, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या होती है। अच्छा, program data dependency is a relationship between data files and programs required to update and maintain the files। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ना जब हम डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं, तो हम लोग, जैसे आप लोग याहू पे एक फॉर्म आपको मिलता है, जब आप फर्स्ट टाइम अपना लॉगिन करते, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपके पास फर्स्ट टाइम एक फॉर्म आता है जिसके अंदर लिखा होता है नेम, आपका आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन, जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आप लिखते हो, एंटर करते हो। ठीक है, उसके बाद आप अपना लॉगिन आईडी जो नया बनाओगे आप वो देते हो, फिर आप पासवर्ड अपना खुद जनरेट करते हो कि ये वाला मेरा पासवर्ड रखना है। आप एक दफा वो फॉर्म सबमिट करते हो। ठीक है, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो। ठीक है, वो जो आपके पास सामने पेज आया होता है ना, जिसके ऊपर आप फॉर्म पे वो डाटा एंट्री कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, वो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। याहू पे करोगे तो याहू का एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जीमेल पे करते हो तो वहाँ भी एक फॉर्म एंट्री होती है, जब आप नया अकाउंट बनाते हो, तो वो आपका जो फॉर्म है वो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, बेसिकली कहने का मकसद ये है, जब आप अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी याहू का जो पेज ओपन होता है, आप सारी अपनी एंट्री कर रहे होते हो, एक दफा आप कर लेते हैं। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो पीछे याहू की डेटाबेस के साथ कनेक्ट है। ठीक है, याहू के सर्वर के साथ कनेक्ट है। आप जब एक दफा सारी इंफॉर्मेशन अपनी टाइप कर लेते हैं, जब आप सबमिट का बटन क्लिक कर लेते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी डेटाबेस में सेव हो जाती है, आपके सर्वर पे, सॉरी याहू के सर्वर पे सेव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना याहू का ईमेल सिर्फ आईडी देते हैं और पासवर्ड देते हैं, तो आपका याहू का जो सामने जहां पे आप एंट्री करते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड आप देते हैं, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम कनेक्ट होता है याहू के सर्वर के साथ, और वहां से आपका आईडी ला के देता है आपको। ठीक है, तो बेसिकली दो चीजें काम कर रही हैं, एक जिसपे आप पासवर्ड और आईडी और पासवर्ड लिख के आप एंटर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो फौरन वो जाता है डाटा सर्वर के पास, याहू के सर्वर के पास, वहां से फिर आपको जो वहां पे स्टोर होती है आपकी आईडी, वो आपको आईडी ला के आपके पास ओपन कर देता है। ठीक है, तो जिस पे आपने एंट्री की है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और जो उसे बोलते हैं फ्रंट एंड, जो आप जिस पे एंट्री कर रहे हो। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, और जब वो कनेक्ट होता है सर्वर के साथ, दैट इज कॉल्ड बैक एंड। ठीक है, दो हमारे पास चीजें होती हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, आपने देखा होगा आपकी याहू की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके कंप्यूटर में नहीं सेव होती, वो सर्वर पे, याहू के सर्वर पे सेव होती है। ठीक है, अक्सर कहते हैं फेसबुक का सर्वर नहीं चल रहा है, या सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो वो सर्वर, उस बड़े, जो हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा था कि सर्वर कंप्यूटर क्या होता है जी, बड़ा कंप्यूटर होता है, जो भी जो हमने सारा कुछ डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर में। तो जो जिस फॉर्म पे याहू के आप एंट्री कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड, और वो कनेक्टेड है पीछे बैक एंड के साथ, अपने सर्वर के साथ। ठीक है, तो प्रोग्राम, अब बताने का मकसद ये है कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या होती है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी होती है जी कि अगर आप अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं, यानी अगर आप याहू की थोड़ी सी डिजाइनिंग चेंज कर रहे हैं, तो
आपको उसी के अकॉर्डिंग जो आप बैकएंड पे जिसके साथ याहू कनेक्टेड है अपने सर्वर के साथ वहां पे सेव हो रही है फाइल्स, उनको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी एनी चेंज इन द फ्रंट एंड रिक्वायर्स द चेंज इन द बैक एंड। ठीक है, यानी हम ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ फ्रंट एंड को चेंज कर लें, बैक एंड वैसा ही रहे, नहीं। कोई भी चेंज जब हम फ्रंट एंड में करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें बैक एंड में भी करनी पड़ेगी। इट मींस कि क्या हो रहा है, अगर मैं फ्रंट एंड पे चेंज कर रही हूँ तो बैक एंड चेंज हो रहा है, मींस फ्रंट एंड इज डिपेंडेंट ऑन बैक एंड। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बैकएंड पे कोई चीज चेंज कर रही हूँ, सर्वर में फाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर रही हूँ, सपोज मैंने हार्ड डिस्क और एक्स्ट्रा ऐड किए सर्वर में, उनमें चेंजिंग कर रही हूँ फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर मुझे अपना फ्रंट एंड भी चेंज करना पड़ेगा। ये आपस में दोनों डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यानी जिस पे आप एंट्री कर रहे हो, आपका फ्रंट एंड है, are developed according to a particular file format in the file processing system। ठीक है, एक particular file format से वो बनाया गया है। If the file format of the file is changed, ठीक है, अगर पिछला फाइल फॉर्मेट चेंज करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आल्सो नीड टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, तो उसी के साथ हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम वो है जो हम लोगों ने जिस पे एंट्री की थी, जैसे फेसबुक का भी आपके सामने एक पेज आता है जिसपे आप अपनी एंट्री करते हो, और फाइल फॉर्मेट क्या है, जो सर्वर के ऊपर फाइल फॉर्मेट यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें चेंज करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा, और अगर कभी इसको चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। ठीक है, any change in the front end also requires a change in the back end, and any change in the back end requires a change in the front end। हमने इस इश्यू को रिजॉल्व करना है। हमने क्या करना है जी, ऐसा हमें सॉफ्टवेयर बनाना था कि अगर हम फ्रंट एंड को चेंज करें तो बैक एंड में कोई इश्यू ना आए, उसको चेंज करना ना पड़े, और अगर कभी हम बैक एंड को चेंज कर रहे हैं तो फ्रंट एंड को चेंज करने की हमें जरूरत ना पड़े। अच्छा जी, उसके बाद है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी जो डेटाबेस पुरानी यानी जो फाइल प्रोसेसिंग था उसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी थी। अब लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, हम दोबारा अपनी उसी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अच्छा जी, देखें, अब लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सपोज ये डिपार्टमेंट आप लोग क्लासेस एक बिल्डिंग में ले रहे हैं, लाइब्रेरी किसी और बिल्डिंग में लाइब्रेरी है वहां पे आपका डाटा स्टोर है, फिर किसी और बिल्डिंग में आपका एग्जामिनेशन का सारा रिकॉर्ड है, एक और बिल्डिंग है उस वहां पे आपका एडमिशन का सारा रिकॉर्ड है। ठीक है, यानी एक ही जगह पे मल्टीपल छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और वहां पे आपका डाटा जगह जगह हर एक बंदे के कंप्यूटर में सेव। ठीक है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, सपोज अब आपने कॉलेज से अपने आप अपना रोल नंबर स्लिप लेनी है, तो आपको पता है जब आप रोल नंबर स्लिप लेते हैं तो उसके अंदर आपको हर चीज क्लियरेंस स्टैंप लगवानी पड़ती है, आपको लाइब्रेरी से भी लगवानी पड़नी है, आपको एग्जामिनेशन से भी करनी पड़नी। ठीक है, तो अब वो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है जी, कि मैं एक ही जगह पे बैठे हुए इन सब से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे कोई डाटा चाहिए किसी स्टूडेंट का, मैंने उसकी क्लियरेंस करनी है कि कोई उसका फाइन तो नहीं है लाइब्रेरी में, कोई उसको वो फेल तो नहीं है किसी सब्जेक्ट में, एग्जामिनेशन से पता करना पड़ेगा, लाइब्रेरियन से पता करना पड़ेगा कोई फाइन तो नहीं है, तो मुझे जा जा के पता करना पड़ा है, उनके पास जा जा के पता करना पड़ा। ठीक है, यानी मैं अगर अपना मुझे मल्टीपल डिपार्टमेंट से डाटा चाहिए, मुझे एडमिशन ऑफिस से चाहिए, मुझे कि इसकी कोई फीस का इशू तो नहीं है, इसके ने कोई फाइन तो नहीं बुक का जमा करवाना है, एंड सो ऑन, कोई फेल तो नहीं हुआ किसी सब्जेक्ट में, तो अब मुझे एक टीचर ने रिजल्ट सपोज एक टीचर ने रिजल्ट जनरेट करना, तो टीचर को जगह जगह जाना पड़ेगा आपका डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह पे बैठे बैठे आपका डाटा वहां पे अपने उसके सिस्टम में, टीचर के सिस्टम में सबका, लाइब्रेरियन का भी शो हो रहा हो, एग्जामिनेशन का भी हो रहा हो, एडमिशन का भी हो रहा हो, उसका अपना भी हो रहा हो। ऐसे ही जब एडमिशन ऑफिस जाएं हम लोग, एडमिशन बिल्डिंग में जाएं, तो वहां पे भी टीचर का भी डाटा शो हो रहा हो, लाइब्रेरियन का भी हो रहा हो, उसका भी हो रहा हो, उसका एग्जामिनेशन का भी हो रहा हो। ऐसा नहीं था, अगर आपने डाटा कलेक्ट करना मल्टीपल जगह पे तो आपको जहाँ जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, पुराने जो हमारे स्टोरेज था फाइल प्रोसेसिंग में, उनमें ये प्रॉब्लम थी।
अब नेक्स्ट हम आते हैं सिक्योरिटी का इश्यू, सॉरी इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। अब इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी मींस द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। अब ये क्या होती है ये भी हम अपने एग्जांपल में देखेंगे। अच्छा जी, इंटीग्रिटी मींस द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, ठीक है। इंटीग्रिटी रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, डाटा एंटर करने। जैसे सपोज रोल नंबर है तो यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल डाटा आना चाहिए, अगर नेम है तो यहाँ पे सारा अल्फाबेट्स में डाटा आना चाहिए, फोन नंबर न्यूमेरिकल, मार्क्स न्यूमेरिकल, ठीक है, परसेंटेज न्यूमेरिकल, ग्रेड्स इन अल्फाबेट्स लेटर्स, ठीक है। तो अब अगर मैंने ये वर्ड पे किया हुआ सारा काम, तो यहाँ पे सपोज अगर मैं रोल नंबर की जगह कोई स्टूडेंट या कोई हमसे गलती हो जाती है, यहाँ पे सपोज मैं नेम एंटर कर देती हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई रोकेगा नहीं। और यहाँ पे सपोज मैं रोल नंबर 06 सपोज 107, ठीक है। अब मुझे किसने रोका नहीं है या कोई मेरे पे रिस्ट्रिक्शन मुझे नहीं पता चला, अचानक मैंने नेम की जगह रोल नंबर की जगह मैंने नेम एंटर कर दिया, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने ठीक एंटर की है। अब ये क्या हो गया है जी? ये इंटीग्रिटी इश्यूज क्रिएट करेंगे। अब इसमें कोई रूल नहीं लगा। जैसे सपोज किसी ने अगर वर्ड पे टेबल्स बनाए हैं, तो किसी ने यहाँ पे रोल नंबर की जगह ये एंटर कर दिया, नेम की जगह ये एंटर हो गया है, तो ऐसे ही डाटा सेव हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा? फिर ये आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है। हमने इसको भी ठीक करना है, ठीक है। जैसे अक्सर आप लोग अक्सर आता है जब आप फोन नंबर लिख रहे होते हैं, तो फोन नंबर में आप कोई भी मिस्टेक करते हैं या आप अल्फाबेट्स लिखने की कोशिश भी करते हैं, तो कभी कभी उस फील्ड पे अल्फाबेट्स लिखे नहीं जाते, ठीक है। वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि ये डाटा एंट्री नहीं हो सकती। जैसे आप सपोज कभी अगर आपने कोई फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, जैसे फेसबुक का आप लोग फॉर्म, नई नई आईडी आप बना रहे हैं, आप अपने नेम लिखा है, तो वहां पे आप 1 2 3 या कोई जेंडर सपोज वहां पे मेंशन करना है, तो आप वहां पे 1 2 3 4 ऐसे लिख सके, तो ये नहीं लिख सकते आप वहां पे। रिस्ट्रिक्शन वो आपको लिखने ही नहीं देता। हमने इस टाइप का डेटाबेस बनाना है, हमने इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है कि यूजर गलती से भी ये काम ना कर सके कि जिस फील्ड की डाटा टाइप, इसकी डाटा टाइप जो न्यूमेरिकल है कि इसमें रोल नंबर ही है, तो गलती से इकरा लिख दिया है उसने, नेम उसने रोल नंबर की जगह, रोल नंबर की जगह नेम, और नेम की जगह उसने रोल नंबर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं इंटीग्रिटी इश्यूज। यहाँ पे इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो हमने इंटीग्रिटी इंश्योर करनी है। यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग, इंटीग्रिटी मीन्स द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। मीन्स जो आप डाटा एंटर कर रहे हैं दैट शुड बी रिलायबल एंड एक्यूरेट, ठीक है। कि अगर न्यूमेरिकल फील्ड में न्यूमेरिकल डाटा आना चाहिए, और अगर नेम की फील्ड है तो वहां पे लेटर्स ही आने चाहिए। अगर कोई वहां पे नंबर्स ऐड करने की कोशिश करता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन, वहां पे रूल्स आने लगने चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, वो एंटर ही ना कर पाए, ठीक है। The stored data must satisfy certain types of integrity constraints. ये constraint मतलब rules, कि हम हर फील्ड पे, हर कॉलम के ऊपर रूल लगा दें कि इस कॉलम में डाटा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल एंटर होगा, अगले कॉलम में डाटा सिर्फ अल्फाबेट्स एंटर होंगी। अगर ये रूल्स लग जाएं तो कोई बंदा नेम की जगह रोल नंबर की जगह नेम गलती से भी नहीं लिख सकेगा। अगर सपोज वो गलती से लिखने की कोशिश भी करेगा, तो वो उसको रोक देगा, लिखने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आगे सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी में ये है जी, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी। क्यों? जब आपका डाटा ही मल्टीपल जगह पे स्टोर है, तो उसको सिक्योर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कहाँ जाके हम सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे। इन सम सिचुएशंस इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस टू डाटा फॉर डिफरेंट यूजर्स, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉलेज का डेटाबेस है, अगर उसको एक स्वीपर भी व्यू कर रहा है, उसे पीएन भी व्यू कर रहा है, ऐसा नहीं। ये हमने कुछ रूल्स और इस पे लगाने, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी हमने इसमें लगानी है। असेस हमने देनी है डिफरेंट यूजर्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ असेस देनी है कि अगर एक अकाउंटेंट है तो वहाँ उसने कहाँ तक असेस लेनी है, अगर टीचर है तो टीचर को आपके डाटा कहाँ तक असेस मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर एक एडमिशन ऑफिसर है तो उसको आपके डाटा की असेस कहाँ तक मिलनी चाहिए। तो अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर डाटा जब डिफरेंट मल्टीपल साइट्स पे, मल्टीपल जगह पे स्टोर होता है, तो डाटा की हम सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज आते हैं, हम उसको प्रॉपर सिक्योर नहीं कर पाते। ये सारी हमारी स्लाइड्स थी।
जो हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे कुछ डेटाबेस के बारे में, हम इसको भी दोबारा एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।